हाल ही में गजा युद्ध को लेकर यूएन में दुनिया के तमाम देशों ने अपनी अपनी बातें रखी। ज्यादातर नेताओं ने गजा में इजरायली कार्रवाई की निंदा की और इसे नरसंहार बताया। लेकिन इस दौरान एक और बयान सामने आया है जिसके बाद यह मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया। कोलंबिया के वामपंथी राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने इजराइल की गजा में चल रही कार्रवाइयों को नरसंहार करार देते हुए एक अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र सेना या ग्लोबल आर्मी गठित करने का आह्वान किया है। ये प्रस्ताव न केवल मिडिल ईस्ट के तनाव को नई ऊंचाई दे रहा है बल्कि यमन के हूती विद्रोहियों के नेता मेहदी अल मशात ने इसकी खुली प्रशंसा की है। इसके बाद दुनिया भर में ये एक नया मोड़ ले चुका है। अमेरिका ने पेट्रो का वीजा रद्द कर दिया है जबकि वैश्विक दक्षिण के कई देशों से उन्हें समर्थन मिल रहा है। ऐसे में इस घटना को पूरी तरह से समझना बेहद जरूरी है। 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में यूएनजीए के उच्च स्तरीय सत्र में पेट्रो ने अपना अंतिम भाषण दिया जो उनके कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्होंने गजा को बर्बरता की प्रयोगशाला या लेबोरेटरी ऑफ बार्बरिज्म बताया, जहां इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले के बाद से 65,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान ली। इनमें बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। पेट्रो ने कहा, गजा में हो रहा नरसंहार हिटलर की गैस चैम्बर्स का परीक्षण जैसा है। अमेरिका और नेटो लोकतंत्र को मार रहे हैं और तानाशाही को पुनर्जीवित कर रहे हैं। अब शब्दों से काफी हो गया। बोलीवर की लाल काली झंडी उठाने का समय आ गया है। स्वतंत्रता या मृत्यु। उन्होंने स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली अंतरराष्ट्रीय सेना का प्रस्ताव रखा जो नरसंहार को रोकने के लिए गजा में हस्तक्षेप करे। गुस्तावो पेट्रो ने कहा, ये कोई नीली टोपी वाली शांति सेना नहीं होगी बल्कि उन देशों की सेना होगी जो नरसंहार स्वीकार नहीं करते। हम हथियार इकट्ठा करेंगे और फिलिस्तीन को मुक्त करेंगे। इतना ही नहीं, पेट्रो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप गजा के नरसंहार में सहयोगी हैं। साथ ही उन्होंने कोलंबिया में किसानों पर अमेरिकी दबाव का जिक्र किया जिसे उन्होंने गजा से जोड़ा। यमन के हूती विद्रोहियों के सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष मेहदी अल मशात ने पेट्रो के प्रस्ताव की जोरदार प्रशंसा की है। अल मशात जो 2018 से हूतियों के कार्यकारी प्रमुख हैं, उन्होंने इसे साहसिक और ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा, यमन, उसके सशस्त्र बल और जनता को पेट्रो के फलस्तीन मुक्ति के लिए वैश्विक सेना के प्रस्ताव पर गर्व है। ये मानवता की जीत है। अल मशात ने याद दिलाया कि यमन पहले से ही इजराइल के खिलाफ सक्रिय है। वे इजराइल जाने वाली जहाजों पर नौसेना नाकाबंदी और 2000 किलोमीटर दूर मिसाइल ड्रोन हमले लगातार जारी रखे हुए हैं। मशात ने कहा कि हम हमले जारी रखेंगे और हर उस व्यक्ति का स्वागत करेंगे जो मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए योगदान देना चाहता है। आपको बता दें कि कोलंबिया के राष्ट्रपति के इस जोरदार भाषण के बाद अमेरिका इतना नाराज हो गया कि उसने गुस्तावो पेट्रो का वीजा रद्द कर दिया। हालांकि वजह सिर्फ यही नहीं है, इसके पीछे एक और कारण ये भी है कि उन्होंने न्यूयॉर्क में एक इजराइल विरोधी रैली आयोजित की थी। पेट्रो ने कहा था कि वो गजा में फिलिस्तीनियों के साथ लड़ने के लिए कोलंबियाई नागरिकों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे और अन्य देशों से भी इसमें शामिल होने का उन्होंने आह्वान किया था। इसके बाद अमेरिका ने उनके वीजा को रद्द कर दिया। संभव है कि उन्हें आगे भी अमेरिकी वीजा न मिले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के लिए 20 सूत्रीय प्लान पेश किया है। इसके तहत गाजा से हमास को बाहर करने की तैयारी है और उसे एक ऐसा इलाका बनाया जाएगा जहां से पड़ोसी देशों के समक्ष किसी भी तरह का खतरा पेश न हो। इसके अलावा गाजा के पुनर्विकास की भी योजना ट्रंप ने पेश की है। इस सीज फायर की एक प्रमुख शर्त यह भी है कि इजराइल के सभी बंधकों को हमास को रिहा करना होगा। इसके अलावा उन बंधकों के शव भी सौंपने होंगे जो उनकी कैद में मर गए हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इस योजना की पुष्टि की है और अगले कुछ दिनों में इस पर मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। इस डील के पॉइंट में गाजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती भी है जो एक अस्थायी बल होगा जिसे अमेरिका और पड़ोस के अरब देशों की मदद से तैयार किया जाएगा। इसकी तैनाती सीज फायर के साथ ही हो जाएगी और इसी पॉइंट को लेकर मिस्र के हाथ बड़ी बाजी लगी है। लॉ एंड ऑर्डर का काम देखेंगे मिस्र के जवान। शांति प्रस्ताव को लेकर अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक शुरुआत में गाजा में सैन्य संचालन और प्रशासनिक कामों का जिम्मा मिस्र को देने की तैयारी चल रही है। मिस्र के जवान ही गाजा में लॉ एंड ऑर्डर का काम देखेंगे। शुरुआत में मिस्र गाजा के लिए करीब 3000 जवानों को ट्रेन करेगा। समाचार आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक अरब देशों ने जब गाजा के विकास को लेकर अमेरिका से संपर्क साधा था तब ये तय हुआ था कि फिलिस्तीन में विकास के लिए अरब कंट्री निवेश करेगा। इसी दौरान सैन्य संचालन और कई और मुद्दों पर बात हुई।
इस बातचीत में मिस्र को यह काम सौंपने की बात सामने आई है। मिस्र शुरुआत से ही खाड़ी देश कतर के साथ मिलकर इजराइल और हमास के बीच शांति समझौता कराने में जुटा है। साथ ही मिस्र इजराइल के साथ सीमा भी साझा करता है और उसके पास मजबूत सैन्य शक्ति भी है। कतर पर हुए हमले के बाद मिस्र ने दी थी चेतावनी। 9 सितंबर को दोहा में जब इजराइल ने हमास के टॉप कमांडरों को मारने के लिए कतर पर अटैक किया तो सबसे पहले मिस्र ने ही इसको लेकर अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी थी। मिस्र का कहना था कि अगर हमारे इलाके में इजराइल अटैक करता है तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने इजराइल से लगती अपनी सरहद पर भारी मिसाइलों की तैनाती तक कर दी थी। यहाँ तक कि अल सीसी ने पिछले दिनों दोहा में हुए इस्लामिक देशों की बैठक में नेटो की तर्ज पर एक संगठन बनाने तक की मांग की थी। इजराइल को चुनौती दे सकता है मिस्र। जानकारों का मानना है कि इजराइल को तुर्की के अलावा अरब देशों में कोई मुल्क चुनौती दे सकता है तो वो मिस्र है। मिस्र की सत्ता पर अल सीसी की पकड़ लोहे जैसी मजबूत है। राष्ट्रपति बनने से पहले अल सीसी मिस्र की सेना के प्रमुख थे, जिन्होंने जुलाई 2023 में राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी को सत्ता से हटा दिया था। इसके 1 साल बाद वो खुद मिस्र के राष्ट्रपति बन गए। इसके साथ ही अल सीसी ने फौज को ताकतवर बनाना शुरू कर दिया था। चीन से खरीदी गई अत्याधुनिक HQ-9 वायु रक्षा प्रणाली को मिस्र की सिनाई प्रायद्वीप में तैनात किया गया है। HQ-9 चीन में बनी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसकी मारक क्षमता करीब 300 किलोमीटर तक है। ये प्रणाली लड़ाकू विमानों, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। मिस्र के पास करीब 4.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मिस्र की सेना अरब की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। इसके पास लगभग 4.5 लाख सक्रिय सैनिक और इतने ही करीब रिजर्व सैनिक है। मिस्र अमेरिका, रूस और फ्रांस से अत्याधुनिक हथियार खरीदता है। वायुसेना में F-16, राफेल और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान शामिल हैं। मिस्र की नौसेना ने फ्रांसीसी मिस्ट्रल क्लास हेलीकॉप्टर कैरियर और जर्मन पनडुब्बियां खरीदी हैं। अब जिस तरह से खबरें हैं कि अमेरिका मिस्र को गाजा के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी देने जा रहा है, इससे माना जा रहा है कि मिस्र इस मौके को दोनों हाथों से स्वीकार करेगा, जो कई सालों से इस ताक में था कि गाजा में किसी तरह अपनी सेनाओं को उतारे। अब ऐसा लगता है उसे ये मौका मिलने वाला है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। हमास ने गजा के खान यूनिस में स्थित आईडीएफ के एक कैंप पर हमले का 3 मिनट का चौंकाने वाला वीडियो रिलीज किया है। इस वीडियो में हमास के लड़ाके सुरंगों से निकलते हुए हथियारों के साथ आईडीएफ बेस पर हमला करते दिख रहे हैं। यह हमला इतनी सटीकता और ताकत से किया गया कि आईडीएफ भी चौंक गया। वीडियो की शुरुआत में हमास के लड़ाके सुरंगों से बाहर निकलते हैं और उनके पास ग्रेनेड लॉन्चर्स, मशीन गन्स और रॉकेट जैसे भारी हथियार हैं। 20 सेकंड पर इन्हें हथियारों के साथ दिखाया गया। 1 मिनट 15 सेकंड की वीडियो के बाद ये फाइटर्स सीधे कैंप के अंदर घुसते हैं और आईडीएफ सैनिकों के साथ जोरदार गोलीबारी होती है। बुलेट्स और ग्रेनेड्स उड़ती हैं और टकराव बेहद हिंसक और भयावह नजर आता है। वीडियो में 2 मिनट 53 सेकंड के बाद हमास के लड़ाके RPG लॉन्चर का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। इस अचानक हुए हमले के बाद ये लड़ाके वापस सुरंगों में चले जाते हैं। वीडियो में धमाके और क्षतिग्रस्त हुई बिल्डिंग्स के दृश्य भी देखे जा सकते हैं।